हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। मुल्क की सियासत में आजकल मुसलसल डील और ढील की बातें चल रही हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन बिलखुसूस नून लीग पर डील की कोशिशों के इल्ज़ाम के साथ साथ नून लीग के अंदर इंतशार की बातों को खूब हवा दे रही है, लेकिन हुकूमत के इस दावे के हवाले से खुद हुकूमती सतह पर यकसुई नहीं है, या यूं कह लें कि जितने मुंह उतनी बातें। नून लीग इन हुकूमती दावों की मुसलसल तरदीद कर रही है, लेकिन यहाँ असल सवाल हुकूमत से बनता है, जिनके वज़ीर इत्तलाआत ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग के 4 रहनुमाओं ने एक अहम शख्सियत से मिलकर खुद को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों के तौर पर पेश किया। अगर फवाद चौधरी साहब का इशारा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब है, तो हुकूमत क्यों उन्हें फिर सियासत में घसीटने की कोशिश कर रही है? नहीं करूंगा। फवाद साहब एक तो बड़ा अच्छा दोस्त भी है, मेरा भाई है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, केपेबल आदमी है, क्वालिफाइड आदमी, अपनी बात का जवाब खुद दे भी सकते हैं। मेरे पास चूंकि ये 4 आदमी है, 5 है, मेरे पास इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है। हो सकता है इनके पास कुछ हो, लेकिन मैंने अपनी आपको जाती राय दी है कि सियासत में हमें जितना हो सके उनको अपना काम करने दें और हम लोग अपना काम करें। अब सियासी पंडित हुकूमत के इस रवैये और शोर शराबे को बैड गवर्नेंस और महंगाई से तवज्जो हटाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। सूरत हाल ये है कि खुद हुकूमत का अपना घर ऑर्डर में नहीं है। इसी शोर शराबे में कहीं से सदारती निज़ाम की बिला वजह और बेवक्त की रागनी शुरू कर दी जाती है। गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर कहीं से वाज़ेह तो किसी जानिब से ढके छुपे अल्फाज में मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की बातें की जा रही हैं। अब तो टीवी पर बाकायदा इश्तहारात दिए जा रहे हैं। सदारती निज़ाम की हिमायत करने वाले सार्फिन की तरफ से इस निज़ाम के हक में दलील कुछ यूँ पेश की जा रही है कि इमरान खान को माफियाज जो हैं वो मसाइल हल करने नहीं दे रहे। इम्कान और अंदाजे यही हैं कि ये बातें जो हैं वो उसमें कुछ खान साहब के सपोर्टर्स भी शामिल हैं, लेकिन सदारती निज़ाम की मुखालफत करने वालों का मौक़िफ़ है कि जो हुकूमत जो है इक़्तिदार में आकर 3.5 सालों में ना कर सकी, वो हुकूमत सदारती निज़ाम में क्या कर सकती है। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों हमने गुज़श्ता रोज़ ही नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खकान अब्बासी साहब से ये सवाल किया था, उनका जवाब सुनिए। 3 दिनों से एक दफ़ा फिर सदारती निज़ाम का शोशे भी छोड़े जा रहे हैं। आपको कुछ ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि एक ही दम इमरजेंसी लग जाए और फिर सदारती निज़ाम की तरफ चला जाए? मैं आपको बड़ा स्पेकुलेशन की बात नहीं है, आपको या पाकिस्तान टूट जाएगा सदारती निज़ाम में, ये खाम ख्याली छोड़ दे। जिसके ज़हन में भी ये बात है, इस बात को भूल जाए। ये बातें हमने बहुत सुनी है जिंदगी में। 11 साल सदारती निज़ाम रहा, अयूब खान के ज़माने में पाकिस्तान टूट गया। लेकिन यही सवाल हमने वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान से भी पूछा, उनका दिलचस्प जवाब सुनो। क्या इमरान खान साहब चाहेंगे कि इस मुल्क से पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो जाए और सदारती निज़ाम, क्योंकि आप उनके काफ़ी करीब हैं, डिस्कशंस भी काफ़ी, उनसे आपकी मुलाकातें भी होती रहती हैं? देखिए, मैं पहले तो इस तासुर को ज़ाहिर करना चाहूँगा कि मैं इतना कोई करीब हूँ। उनके फर्स्ट ईयर जो सीनियर लीडरशिप है, ज़्यादा सलाह मशवरा होता है। हम काबीना का हिस्सा ज़रूर हैं, आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक लेवल तक ही आपकी अप्रोच होती है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम या प्रेसिडेंशियल, दोनों पाकिस्तान में आजमाए गए हैं, दोनों के अपने नकायस, अपनी बेहतरियां हैं। मैं एक चीज़ को समझता हूँ, मैं अहम नहीं हूँ, आप अहम नहीं हैं, निज़ाम अहम नहीं है, मुल्क अहम है। जो निज़ाम इस मुल्क के लिए बेहतर डिलीवर कर सके, अवाम अहम है, अवाम पाकिस्तान अहम है। अगर उनको पार्लियामेंट अली मोहम्मद खान के बयान में कुछ दिलचस्प बातें भी थी। एक तो उन्होंने सदारती निज़ाम से जो है वो इनकार नहीं किया, और या यूं कह ले कि उनकी उन्होंने मुखालफत भी नहीं की। दूसरी जानिब अपोजिशन फिलहाल अदम एतमाद के ऑप्शन पर यकसू नहीं दिख रही। पहले यह कहा गया कि 25 जनवरी को PDM के सरबराह इजलास में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला किया जाएगा। अगर यह फैसला हो भी जाता है, तो क्या पीपल्स पार्टी अदम एतमाद के लिए तैयार होगी, जिनको अभी तक जो है वो मुशावरत उनसे नहीं की गई? अदम एतमाद की तहरीक लाके हुकूमत वक्त से जान छुड़ाना, क्योंकि ये हुकूमत जितने दिन रहेगी, हमारी दानिश में ये अवाम के ऊपर बिजलियां गिराती रहेगी, तेल बढ़ाती रहेगी, उनकी जिंदगी में तलखियां पैदा करती रहेगी और पाकिस्तान को और गहरे से और गहरा क्राइसिस उसमें डालती रहेगी। लिहाजा इनको कल की बजाय आज और आज की बजाय गुजरे हुए कल में चले जाना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी तो तैयार दिख रही है, लेकिन कल नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खकान अब्बासी से हमने यही सवाल किया, उनका जवाब सुनो। हकीकत है कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। तरीका क्या होता है? अदम एतमाद एक ऑप्शन हमेशा है, रहा है, और मैं फिर गुजारिश कर दूं कि अदम एतमाद वहां मुमकिन होता है जब निज़ाम आइन के मुताबिक हो। यहाँ पर अभी मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं है, मतलब न्यूट्रलिटी नहीं आई, आप ये कह रहे हैं? यहाँ मुदाखलत है। जब मुदाखलत होती है, अदम एतमाद का जो निज़ाम है,
आप तो यकीन कैसे आप यकीन करें, आप यकीन अगर करें, अदम एतमाद पर अभी तक कंसेंसस नहीं हुआ, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा? अदम एतमाद लेके आएंगे ना हम सियासतदान है ना, हम पे छोड़ देना, हमें नजर आता है कब अदम एतमाद होता है। भाई साहब आज तो अब देखें, इस 18 जनवरी 25 को आपने ये फैसला करना है। अब नहीं, कोई फैसला 25 को नहीं है। किसने कहा फैसला है 25 को? अच्छा, 25 को तो डिस्कशन होगा मुल्की मामलात पर, जो लॉन्ग मार्च है उसके ऊपर। यानी पहले कहा गया 25 को अदम एतमाद के बारे में फैसला होगा, अब ये कह रहे हैं कि कौन सा फैसला? हुकूमत जो है वो असल मसाइल से तवज्जो हटाने की अगर कोशिश कर रही है तो अपोजिशन भी अदम एतमाद के खोखले दावों पर गुजारा कर रही है। तमाम मामलात पर बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, 2-3 दिनों से फवाद चौधरी साहब के इस बयान को हम जो है उनकी गूंज आ रही है कि नून लीग के 4 लोग जो हैं वो एक अहम शख्सियत से मिले हैं, वजारत उज़्मा की उन्होंने सीवीज पेश की हैं। अब आप खुद ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो नहीं घसीटना चाहिए सियासत में। हमें भी पता है कि फवाद चौधरी साहब किस जानिब इशारा कर रहे हैं, तो क्यों आप ऐसे बयानात दे रहे हैं कि हुकूमत को भी शर्मिंदगी हो रही है और एस्टेब्लिशमेंट को भी आप शर्मिंदगी करवा रहे हैं अपने बयानात से? नहीं, देखें मैं नहीं समझता कि ये इस किस्म का कोई एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयान है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अफवाज पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार है। उनको तो किसी सूरत भी किसी इस मामले के अंदर लाना ही नहीं चाहिए, और मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आप भी उनको इस मामले के अंदर जो है हम नहीं ला रहे सर, आपके बुनियादी तौर के ऊपर ये PMLN के अपने ही लोग हैं जो किसी को चाय की प्याली पे बुलाते हैं, किसी को खाने पे बुलाते हैं और बैठ के इस किस्म की जो है वो बातें करते हैं। और अगर 4 लोग PMLN से आगे निकले हैं और वहां पर तो क़यादत का एक फुकदान है, वहां पर नवाज शरीफ जो है वो नाहल हुए हैं, और आपके इल्म में है कि नवाज शरीफ की नाहली के बायस ही शाहिद खाकान अब्बासी को उस वक्त वजीर आज़म बनाया गया था। अब आपको ये भी याद होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने यह बयान दिया था कि शहबाज शरीफ वजीर आज़म के उम्मीदवार हैं, जिसके बाद आपके इल्म में होगा कि मरियम सफदर ने आके कहा था कि फैसला नवाज शरीफ करेंगे। अब जब से ये 4 लोगों की कहानी एक्सपोज हो गई है तो मरियम कैंप के अंदर खलबली मची हुई है, काफी जो है वो गम गुस्सा है, काफी नापसंदीदगी का इजहार वहां पर किया जा रहा है, और ये चीजें सामने आ रही हैं। और अच्छी नहीं, फारूक साहब ये बताइएगा ना, देखिए एक तो एस्टेब्लिशमेंट को सियासत नहीं घसीट रहे, आप फवाद चौधरी साहब ऐसे सीनियर शख्स की बात कर रहे हैं जिनको वजारत उज़्मा किसी भी दी गई है, तो वो तो ना आप हो सकते हैं ना मैं। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जी वो कोई सर्विंग बंदा है। अब आप मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा दावा अगर वजीर इत्तलात कर रहे हैं, वो किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं? उनको जिम्मेदारी से ऐसे बयानात देने चाहिए और या बताना चाहिए कि किससे हो रही हैं मुलाकातें। नहीं, देखें बात यह है कि किसकी बात कर रहे हैं किसकी नहीं कर रहे, वो तो फवाद साहब ही आपको बता सकते हैं, उनके पास इस हवाले से बेहतर इतला होगी। लेकिन मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ कि PMLN के अपने ही लोग ये बातें करते रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग असाइनमेंट्स के ऊपर आए हुए हैं, कुछ लोगों को जो है वो असाइनमेंट्स दी जाती हैं। जावेद लतीफ का आपको याद होगा, इस बयान के ऊपर जो है उनको शोकाज नोटिस मिल गया था। और ये भी आपके इल्म में है कि वहाँ क़यादत की एक शदीद जंग आपस के अंदर जो है वो चल रही है, वहाँ पर एक लड़ाई मौजूद है। जिस दिन चचा को बात करते हैं वो पार्टी के सदर हैं, अगले दिन भतीजी आके उस बात को जो है वो मुस्तरद कर देती हैं, उसको आके रिजेक्ट कर देती हैं। और जब ये कन्फ्यूजन इन हालात के अंदर मौजूद हो तो फिर बहुत सारे लोग अपने आप को और भी अहल समझना शुरू हो जाते हैं। अब उन्होंने किसको जाके कहा है किसको नहीं दी, ये मैटर नहीं करती। मैटर ये बात करती है कि PMLN के अंदर इस टाइम खुद टूट फूट है, PMLN के अंदर खुद इस टाइम जो है वो क़यादत का झगड़ा चल रहा है। हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज हम उस बात करने पे इस वजह से मजबूर हैं कि वो खुद मौका देते हैं, वो खुद सियासी तबसरों के ऊपर जो है वो अपने आप को इन चीजों के ऊपर सामने ले आते हैं। जहां पर फिर बात करना पड़ती है वहां पर बात फिर हम भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, आप भी सवाल पूछते हैं। चले फारूक हबीब साहब आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, इसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़ारूक हबीब साहब, ट्विटर पर ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, सदारती निज़ाम आ रहा है, आ सकता है, इमरजेंसी लग सकती है। इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या वो ये समझते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम में अब इस मुल्क को आगे नहीं चलाया जा सकता और सदारती निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा हमें? क्योंकि ये जो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से तो कोई ऐसी ना मेरे पास इतला है, ना कोई इस हवाले से कोई ऐसी डिस्कशन है जो किसी जगह के ऊपर हुई हो जिसके ऊपर मैं आपके सामने कोई बात सामने जो है वो रख सकूं। और पाकिस्तान के आइन में जो इस टाइम मौजूदा आइन नाफिजुल अमल है उसके अंदर तो सदारती निज़ाम नहीं है, उसके अंदर तो जो है वो पार्लिमानी निज़ाम है। पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ही
मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है जो कि पार्लिमान उसको मुंतखब करती है और उसी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास और उनकी काबीना के पास जो है वो कार्य सरकार को चलाने के लिए जो है वो पावर्स मौजूद हैं। तो लिहाजा जो है वो ये तो एक इंटेलेक्चुअल एक एकेडमिक डिबेट हो सकती है कि सदारती निज़ाम अच्छा है या पार्लिमानी निज़ाम अच्छा है, लेकिन मौजूदा तौर के ऊपर ना तो कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सामने है, ना ही कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पोजीशन में है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कोई ना बात है ना कोई बहस। चले, अच्छा है आपकी जानिब से क्लैरिटी आ गई है। एक चैनल पर खबर चल रही है कि मुशीर एहतसाब की कारकर्दगी से खान साहब खुश नहीं है, कुछ इंटरव्यूज भी उम्मीदवारों के किए जा चुके हैं और शहजाद अकबर को तब्दील किया जा रहा है। मेरे सामने तो कोई ऐसी इतला नहीं है इस हवाले से। अगर आप किसी खास टीवी चैनल का हवाला दे रहे हैं तो हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी खबर हो, लेकिन उस खबर को जो है वो डिनाई कर दिया गया है। और मैंने देखा है कि उसकी तरफ से जो है वो शहबाज गिल साहब की तरफ से भी ट्वीट आया है और कोई इस किस्म का जो है वो मेरे पास भी मौजूद नहीं। तो मतलब ये समझा जाए कि अगर खबर को डिनाई कर दिया गया तो वजीर आजम साहब जो हैं वो शहजाद अकबर की कारकर्दगी से खुश हैं? आप कह सकते हैं, मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है इस हवाले से। अच्छा, ये नूर आलम खान को शोकॉज नोटिस दे दिया गया है, जो उन्होंने कहा कि जी अगली 3 नशिस्तों पर जो लोग बैठे हैं उनको ECL में डाला जाए, उनको शोकॉज नोटिस मिल चुका है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से उनका नाम हटा दिया गया। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं एहतसाब की, ये बयानिया तो खुद इमरान खान का साहब का है। अगर नूर आलम साहब एहतसाब और या बैड गवर्नेंस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो क्या उनको इंतकाम का निशाना इस तरह ओपनली बनाना दुरुस्त है? ये देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके किसी को निशाना बनाने का मामला है। हर पार्टी का एक पार्टी डिसिप्लिन होता है। जब आपके पास पार्लियामेंट्री पार्टी का फोरम है, वहां आप खुल के इजहार करते हैं। कभी आपको ये नहीं किया गया कि आपको बात करने का मौका ना फराहम किया गया हो। आप बात भी करते हैं, सब बातें करते हैं, पार्लियामान के अंदर भी इजहार करते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो पार्टी की आदत के हवाले से ओपन फोरम्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर, पार्लियामान के ऊपर अगर कोई इल्जाम तराशी करेंगे तो उसके ऊपर जाहिर बात है फिर पार्टी डिसिप्लिन तो इन्वोक होगा। और परवेज खटक साहब ने उस हवाले से जो है वो शोकाज फराहम किया है। जहां तक रह की बात अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, अकाउंटेबिलिटी तो जो है वो हमारी जमात का मेन मंशूर का हिस्सा है। हमसे ज्यादा कौन इसके ऊपर जो है वो बिलीव करता है, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला है। बाकी हमें चैलेंजेस का सामना है, हमें आलमी सतह के ऊपर महंगाई का सामना है, हमें टूटे फूटे इदारे मिले हैं, हमें जो इकोनॉमी की हालत मिली है उसको हमने नहीं। लेकिन फारूक साहब, असर ये उभरा और हमें मिला कि नूर आलम खान ने अकाउंटेबिलिटी की बात की कौमी असम्बली में, तो वो आप देखें ना बतौर इस्लाह भी तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि उनका नाम आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से निकाल दिया, जहां हमें ये बताया गया कि उनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। चलें, जाहिर बात है परवेज खटक साहब ने उनको शोकाज दिया है, उसका जब जवाब आ जाएगा हो सकता है उस जवाब में वो कोई ऐसी रीजन दे दें जो कि सेटिस्फैक्ट्री हो। लेकिन ये तो हर पार्टी का एक इख्तियार है, पार्टी का एक अपना डिसिप्लिन होता है। वो आपको शोकाज दे सकते हैं। जब आप किसी पार्टी के मेंबर होते हैं तो उसके अंदर आप एक सर्टेन डिसिप्लिन के भी जो है वो पार्टी के पाबंद। फारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहते हैं एक ब्रेक का, इसके बाद आपसे दोबारा मिलूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब को आपने सुना और 3-4 जो अहम सवाल उनसे होते हैं उस पर काफ़ी चेमेगोइयाँ भी हो रही हैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के बाखबर तरीन सहाफ़ियों में से एक कॉलमिस्ट भी हैं और उनके कमेंट सुन के हम भी अक्सर ख़बरें बनाते रहते हैं। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि मसाइल तो बड़े हैं, गवर्नेंस के भी हैं और महंगाई भी काफ़ी और वो सारी हो गई है, लेकिन एक ही दम ये शोशा छोड़ना कि जी नून लीग के 4 लोग जो हैं वज़ारत उज़्मा को उन्होंने नाम किसी को पेश कर दिया है, अहम शख्सियत को, और 2 वीक पहले हमने DGI ISPR साहब का आपने वो प्रेसर सुना होगा कि जी हम किसी किस्म की डील शील और उसमें नहीं, और हमें आप सियासत में ना घसीटें। अब ये जो अटैम्प्ट है, ये आपके ख्याल में क्या जो गवर्नमेंट पर तनकीद हो रही है गवर्नेंस की और उसको अंडरमाइन करने की एक कोशिश हो सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं एग्री करता हूँ आपसे कि हमारे मसाइल क्या हैं। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी हमारे मसाइल क्या हैं। मुआशी अबतरी हमारे मसाइल क्या हैं कि मैं अस्पताल में जाऊँ मुझे दवाई मिले, पुलिस में जाऊँ तो मुझे चित्तरना पड़े, जेल में जाऊँ मेरी कोई वहाँ मुझे नवाज शरीफ जैसा ट्रीट ना दें लेकिन थोड़ा बहुत ट्रीट दे दें, बेहतर ट्रीट दे दें। मैं यूटिलिटी स्टोर पे जाऊँ मुझे चीज़ें मिलें, मेरा बिजली का बिल आए तो मैं सर पकड़ के ना बैठूँ, मैं दवाइयाँ ख़रीद सकूँ।
मेरे मुल्क के मेरे पासपोर्ट की इमरान खान साहब ने जैसे कहा था इज्जत हो बाहर, मुझे बाहर जोक या मजाक ना समझे या बनारसी ठग ना समझे, हमारे मसाइल तो ये हैं। लेकिन और इसमें कोई शक नहीं कि 3.5 साल में जो तवक्कुआत थी इमरान खान से वो तो नहीं हुई, और उस पर बहुत ज़्यादा लंबा हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये जो दूसरे धड़े का आपने बात की है, ये तितर बितर किस्म की अपोजिशन, ये पहला था हाल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, दूसरा इनका हिस्सा है मिट्टी पाओ जुगाड़ लगाओ इक़्तिदार में आओ। तो ये दूसरा, और इसमें कोई शक नहीं। देखे ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने किसको फोन किया था इलेक्शन हारने वाले दिन? वो तो बड़ी से पुरानी बात है, लेकिन क्या आप बाय कर रहे हैं जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं हम ऑडियो लाने वाले हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, शहबाज गिल साहब ने कहा मैं ऑडियो लाने वाला हूँ कि जो अगले 4 सफ़ों में बैठे हुए हैं उनकी बातें और वगैरह वगैरह, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि वो ऑडियो लाने वाले हैं। नहीं, लेकिन वो ऑडियो तो ऑब्वियसली जिस शख्सियत की जानिब ये लोग इशारा कर रहे हैं, और जाहिर बात है वजारत उस्मा आपने और मैंने तो नहीं देनी ना। हाँ। हम सबको पता है वो जिस जानिब इशारा कर रहे हैं, तो ये मतलब इनके मामलात जो हैं, क्या इनसे बास पुरस नहीं होगी कि भाई आप हमें क्यों ड्रैग कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, आप अपना काम करें? नहीं, देखिए फौज ने तो क्लियर बता दिया ना कि कोई डील या कोई नवाज शरीफ, बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब से किस वक्त डील मिल रही है, और उस क्यों हुई बात, क्योंकि खुद कहा राना सनाद साहब ने कहा कि हम पब्लिकली ये बात नहीं कर सकते। एजाज सादिक ने कहा मेरा चेहरा देखो, मेरी मुस्कुराहट देखो, मैं जाऊंगा नवाज शरीफ आएंगे। हमें बताया गया लंदन में कोई मुलाकातें हो रही हैं, तो उन्होंने उस पर क्लियर जवाब दिया कि कोई डील या नहीं है। लेकिन क्या ये नहीं मिलते रहे? मिलते रहे, मिलते रहते हैं, मिलना कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन किस लिए? जुबैर उमर साहब लूडो खेलने गए थे, शहबाज शरीफ साहब ने क्यों कहा था कि इलेक्शन मतलब से 1 महीना पहले चौधरी की बात में वजन लग रहा है? हाँ, इलेक्शन से 1 महीना पहले मैं वजीर आज़म बन चुका था। तो फिर क्लियरली नाम बता देना फवाद चौधरी साहब। नहीं, कई उन्होंने बताए हैं, अयाज सादिक साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब। नहीं, वो जिससे मिल रहे हैं, हाँ, उनका तो उस तरफ तो कोई नहीं जा रहा ना। अब वो कन्फ्यूजन है कि कहाँ मिले हैं। हाँ, ये कन्फ्यूजन है। 2-3 लोग हैं ना इंपॉर्टेंट लोग, उनमें से किससे मिले हैं, कब मिले हैं, किस तनाजुर में मिले हैं, ये तो हम वेट कर रहे हैं ना, ये तो कर। लेकिन ये बात ठीक है कि जरदारी साहब ने अभी कल ही कहा है, फार्मूला बनाने वाले कहते हैं कि फार्मूला बनाए, तो हमने कहा कि इसकी छुट्टी कराएं फिर फार्मूला बनाए। ठीक है। तो बुनियादी तौर पे ये जो है ना, ये अपोजिशन वाले घाक खिलाड़ी हैं, शातिर खिलाड़ी हैं। एक ये भी है कि अपने 10% को 100% करके बेचते हैं, बेचने में कामयाब हो जाते हैं, परसेप्शन क्रिएट, दोनों तरफ परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं और उनको ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो सदारती निज़ाम की बात हो रही है, इसमें कोई वजन है या वैसे ही बस स्पेकुलेशंस पे लोग कह रहे हैं जी इमरजेंसी भी लग सकती है, सदारती निज़ाम बेहतर है पार्लिमानी निज़ाम से, टीवी पर इश्तिहारात चलना शुरू हो गए। मेरा एक बल्कि फेक ट्विटर अकाउंट है, उससे एक ट्वीट भी हुआ है कि जिसमें मैं लोगों से कह रहा हूँ कि सदारती निज़ाम आने वाला है, सड़कों पर निकलना पड़े तो निकलें। तो ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। हकीकत में आप इस पे बिलीव नहीं करते? नहीं, मैं खुदा के लिए हमने मार्शल लॉ भुगता, सदारती निज़ाम भुगता, पार्लिमानी निज़ाम भुगता, लेकिन ना जेन्युइन एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। वो मार्शल लॉ लगे जमहूरियत की तरफ चल पड़े, जेन्युइन एक मरतबा भी कोई जमहूरी सियासतदान हमारे पास नहीं आया। वो आए तो वो सिविलियन आमर बन गए। आप मेरे साथ एग्री करें ना करें, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इमरान खान साहब फेल नहीं हो गए। बताएं ना, इमरान खान 1.5 साल मौजूद है अभी, चलो अल्लाह करे कोई अल्लाह दिन का चिराग। ये सिस्टम फेल हो चुका है, ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। ये मैं और आप ब्लेस्ड लोग हैं, खुदा की कसम ब्लेस्ड लोग हैं, जिस अल्लाह ने हमें कोई पता नहीं किस हमारी नेकी कामयाब कोई दुआ लग गई है, जिसमें हम अभी तक रेड़ा चला रहे हैं, जिंदगी खींच रहे हैं। वो जाएं, हमने एक मरतबा NGO बनाई थी, 3-4 दोस्तों ने, NGO नहीं, 3-4 दोस्तों ने मिलकर कहा था कि उन बच्चियों की फीस देना जो धंधे पे लग जाती हैं, वो अपनी फीसों के लिए या कुछ। 52 लड़कियों की हमने फीस दी थी पिछले सिर्फ 6 महीने। तो बिलीव मी, इस सिस्टम से मुझे नफरत हो गई है, अजीबो गरीब नफरत हो गई है। ये सिस्टम, ये ना जो जमहूरियत की बोर्डे हैं ना, ये अच्छा जमहूरियत, हो जमहूरियत की बात करते हो, पार्लियामेंट की बात, कोई भी सिस्टम लाओ, ठीक है, जेन्युइन किस्म का मार्शल लॉ लगा दो यार, जेन्युइन किस्म की जमहूरियत ले आओ यार, जेन्युइन किस्म का सदारती, जेन्युइन जमहूरियत में एग्री करता हूं। नहीं, आप ना करें, मैं तो कहता हूं जेन्युइन लाओ यार, कुछ जेन्युइन वो खालस माल लाओ ताकि हमें। अच्छा, ये बताएं अभी किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल इस मुल्क में अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, क्या खान साहब आपको पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नजर आ रहे हैं कि 5 साल वो पूरे कर लें? नवंबर में बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होनी है, उससे पहले उसकी अनाउंसमेंट होनी है, अदम एतमाद के शोशे छोड़े जा रहे हैं, खान साहब पूरे कर लेंगे? शोशा किसको कहते हैं?
शोशा मतलब स्पेकुलेशंस ना। अच्छा, शोशा तो अदम एतमाद, चूंकि ओपोजिशन कह रही है ना। अदम एतमाद कोई बुरी चीज है नहीं, लेकिन वो शोशा ही लग रहा है ना फिलहाल। तो नहीं, क्या मैं कह रहा हूं आज ला रहे हैं, कल ला रहे हैं। शोशा क्यों कहते हैं? ये तो आपकी जमहूरियत, मेरी तो नहीं है ये। आपकी जमहूरियत में दो रस्ते हैं ना, इमरान खान असेंबली तोड़ दे, दो रस्ते हैं। तो यार एक तो बात यह है कि ये इससे निकलो क्या है, पहले कोई किसी वजीर आजम ने पूरी नहीं, यार वजीर आजम ने लूटा कितना बनारसी ठगों ने। दूसरी बात है, जापान में हर तीसरे महीने हुकूमत गिर जाती है, हर चौथे महीने दूसरा आ जाता था। जापान में कहां गिरती है हर तीसरे महीने भाई? हर अदम एतमाद कई मरतबा अदम एतमाद। अच्छा, दो सालों में हुकूमत चली जाती है, नया वजीर आजम, नया आपको खान साहब 5 साल पूरे करते नजर आ रहे हैं? मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि खान साहब 5 साल पूरे करें ना करें। मुझे इससे दिलचस्पी है कि मेरे मसाइल हल करे कोई। पूरे करते नजर आ रहे हैं कि नहीं? दिलचस्पी साइड पे रखें। मेरी दुआ है कि करें। फिर दुआ पे आप चले गए? हाँ, नहीं, आपका तजिया क्या है? मुझे लगता है कि करेंगे। अच्छा, पूरे कर लेंगे? मुझे लगता है। हाँ, मुझे लगता है। अभी आपने खबर, लेकिन मेरा बुनियादी इशू ये देखें ना, ये कहते हैं कि हमारे सर से हाथ उठ गया। शर्म करें यार, हाथ के चक्कर में सारे ही पड़े हुए हैं और जंगें लड़ रहे हैं जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की। बेसिक चीज़ ये है कि खान साहब को मैं इसलिए चाहता हूं कि वो 5 साल पूरे करें कि खान साहब ने 22 साल जो हमें भाषण दे दे के कान पका दिए थे ना, ये ना कह सके कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। मेरा तो अभी अब मैंने डिलीवर करना शुरू किया था तो मुझे हटा दिया गया, बस एक वजह है। बाकी मुझे इनसे कोई गरज नहीं, मुझे है कि हमारे मसाइल हल करो यार, खुदा के लिए। इरशाद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मरी वाक़या जो भी उसको तो साना ही समझना चाहिए। 22 जिस तरह से लोग वहाँ पर हलाकतें हुई गैर जिम्मेदारी से, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हसान खावर साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत में, ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। राजी, 9 जनवरी को मरी में शदीद बर्फबारी के बायस हज़ारों अफराद सड़कों पर फंस कर रह गए थे और इस दौरान शदीद सर्दी और गाड़ियों में दम घुटने से तकरीबन 22 सयाह जो थे वो जाम बहक हो गए थे। तो पंजाब हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आज जारी करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने CP और AC मरी, डिप्टी कमिश्नर, उसके अलावा इन सबको तकरीबन ओहदों से हटा दिया। आज उस्मान बुज़दार ने कहा कि साना मरी काफ़ी बड़ा वाक़या है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गफलत कोताहियों की निशानदही कर दी गई है। कौम से साना मरी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था और वो जो है वो पूरा कर दिया गया। अब रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक इंतज़ामिया जो है वो रिस्क असेसमेंट नहीं कर सकी। तहसील ज़िला डिवीज़न की सतह पर लीडरशिप का फुकदान देखा गया। ज़िले के लेवल पर कंट्रोल रूम तक नहीं थे, बर्फ़ हटाने की मशीनरी भी मौजूद नहीं थी और SOPs और प्लान पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे सीनियर तर्जकार और साबिक असिस्टेंट कमिश्नर रज़ा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसान खावर साहब मौजूद हैं। हसान खावर साहब, जो की फाइंडिंग्स मैंने अवाम के सामने रखी, 4-5 पॉइंट्स थे, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज है जो कि आप ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं जिम्मेदारान के हवाले से? जी देखिए, शुक्रिया जनाब आदिल साहब। ये उस दिन जो 4 रुकनी कमेटी बनाई थी वज़ीर आला पंजाब ने, उनको ये हिदायत थी कि उन्होंने 7 रोज में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करनी और आज ये रिपोर्ट उनको पेश की गई और इस रिपोर्ट के अंदर सारी तफसीलात हैं उस वाक़ये की कि क्या हुआ। उसके अलावा जो लैप्सेस हैं उनका तयन किया गया, उनका जिक्र किया गया है। उसके बाद ये जो 15 लोग हैं इनका जिक्र है और इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश है जिस पर वज़ीर आला ने एक्शन लिया है। और उसके अलावा कुछ ऐसी सिफारिशात भी दी गई हैं जो मुस्तक़बिल में ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए दिए गए हैं। तो मैं वो भी आपके सामने कुछ रख देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये बताया गया है, इसके अंदर भी आपको पता है वज़ीर आला ने पहले भी अनाउंस किया था कि मरी को एक जिला बनाना चाहिए। इस रिपोर्ट के अंदर भी इस चीज की निशानदेही है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ डिले है, क्योंकि मरी के लोग जब असिस्टेंट कमिश्नर या ASP जब फैसला करना चाहते थे तो वो पिंडी पे उनको पूछना पड़ता था और इस वजह से कोई डिले आता था। उन्होंने भी ये सिफारिश किया कि इसको जिला बनाया जाए। उसके अलावा ये भी सिफारिश है कि मरी के अंदर ऑटोमेटेड एंट्री एग्जिट जो पॉइंट्स हैं वो इस्टेब्लिश हों और उसकी बुनियाद पर गाड़ियों की ट्रैफिक अंदर जाए। ठीक है। अच्छा हसान साहब, ये तो तदारुक के लिए तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ जिम्मेदारी जो थी वो NDMA पर भी डाली थी। इस रिपोर्ट में क्या उसका कोई जिक्र है? NDMA का जो रोल था क्या वो पूरा हुआ है? पूरी जिम्मेदारी उन्होंने दिखाई है? देखिए, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत को और बाकी इदारों को अपने लेवल के ऊपर ये देखना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि वफाकी इदारों की जिम्मेदारी का तयन करना सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं था और ये जो इंक्वायरी थी ये बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत के हवाले से थी।
लेकिन बिल्कुल इस रिपोर्ट के अंदर हल्का सा तस्करा है इस चीज का कि वफाकी हुकूमत को भी अपने इदारों के अंदर ये देखना चाहिए कि वहां पर ऑन ग्राउंड क्या हुआ और क्यों इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है। अच्छा एहसान साहब ये बताइएगा कि वैसे तो ये 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इनको लगाने वाले और इनके चीफ एग्जीक्यूटिव अल्टीमेटली वो उस्मान बुज़दार साहब हैं, और खान साहब तो खुद रिकॉर्ड पे कहते रहे कि फलां मुल्क में कश्ती डूबी तो प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या सिर्फ इन पर जिम्मेदारी डालना ठीक होगा? इनके जो इमीडिएट बॉस थे, इनके जो अल्टीमेट बॉस थे, उनको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बुज़दार साहब को नहीं लेनी चाहिए? देखिए बात यह है कि दो बातें आपने की। एक तो आपने इमरान खान साहब की पुरानी बात का हवाला दिया। पहले मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि पूरे सूबे के अंदर जितने अफसरान हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की मर्जी से लगते हैं, और सूबे के अंदर कई अच्छे काम भी होंगे, क्राइम्स भी हो रहे हैं, चीजें भी होती हैं, तो ये प्रिंसिपल तो अप्लाई नहीं होता। वज़ीर आज़म की जिस स्टेटमेंट को, पुरानी स्टेटमेंट को आपने हवाला दिया है जी, वो ये है कि अगर एक दौरे हुकूमत के अंदर एक ऐसी कार्रवाई हो और हुकूमत वो ना करे जो उसका फर्ज है, तो फिर ऐसे मौके पे उनको हुकूमत में लेने का कोई हक नहीं है। ठीक। लेकिन अगर आप इस वाकये को देखें तो ना सिर्फ इस वाकये के अंदर फौरी एक्शन लिया गया, एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की गई, इंक्वायरी की जो सिफारिशात थी उनको इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बताता है कि वज़ीर आला का जो दफ्तर है और वज़ीर आला खुद इस चीज के अंदर बहुत उन्होंने सुपरवाइज किया है, इसको देखा है और फौरी कार्रवाई की है। तो मैं समझता हूं कि इसको उस बात से मिलाना शायद मुनासिब नहीं है। ठीक, चले हसन खावर साहब जाते हुए ये बता दीजिएगा, ये तो पब्लिक तो रिपोर्ट हो गई है, क्या हमें मिल सकती है ये? आपको इंशाल्लाह एक आध रोज में इसको हम पब्लिकली रिलीज करें, इसकी सॉफ्ट कॉपी, और बिल्कुल आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलें। हसन खावर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रजा रूमी साथ मौजूद हैं। रजा भाई, आप असिस्टेंट कमिश्नर मरी रह चुके हैं, रिपोर्ट तो तकरीबन अब आ चुकी है, 5 उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने सबके सामने रख भी दिए हैं, नाजरीन के सामने। ये बताइएगा कि 15 अफसरान को जिम्मेदार करार दिया गया, लेकिन क्या उस्मान बुज़दार साहब जो कि उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो बरी जिम्मा हो सकते हैं इस वाक़े से? आपने बुज़दार साहब की जिम्मेदारी का तज़किरा किया, मेरे ख्याल से ये बड़ी ज्यादती है, क्योंकि जब भी इस तरह का वाक़या होता है तो जो निचले सतह के अफसरान हैं या अहलकार हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ हो जाती हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि वो आपको पता है कार्रवाइयाँ भी क्या होती हैं, सस्पेंशन होती है, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो बहाल हो जाते हैं। आपने कई बार ये ड्रामा देखा है और यकीनन हमारे अवाम ने भी देखा है कि असल एहतसाब नहीं होता, और इसमें बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है पंजाब हुकूमत की। और जो PDMA है फॉर एग्जांपल, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका पूरा एक सेटअप क्रिएट किया गया और उसको वसाइल भी दिए गए, उसके पास प्लान भी होता है। और इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NDMA का जिक्र किया है, वो उनको भी इस इंक्वायरी के एम्बिट में आना चाहिए और वहाँ भी पुछगिछ होनी चाहिए। ये मामला सिर्फ ACDC SSP के लेवल पे नहीं होना चाहिए, अगरचे कि उनसे जवाब तलबी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक का रश जो है वो बराह रास्त पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। और पुलिस के जो अफसरान थे निचले या ऊपर सतह के ऊपर, वो क्यों नहीं अपना काम कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक। अच्छा रज़ा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत हो रही है, NDMA की कारकर्दगी पर उन्होंने भी उठाए। अब जब ये रिपोर्ट आ गई है, क्या आप समझते हैं कि जो एक मुतालबा है अपोजिशन का भी कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात का तदारुक हो सके? जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल इंक्वायरी बिल्कुल मौजू है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी में देखे ना, जो कमेटी भी बनाई गई थी, आपने देखा उस कमेटी में भी वही लोग थे, वही महकमे थे जिनके महकमों की इंक्वायरी होनी थी। अब हमारे यहाँ एक पूरा कल्चर है कि हर महकमा जो होता है, चाहे वो पुलिस हो या इंतजामिया हो या दीगर महकमे हो, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने अफसरान को भी बड़ी हद तक वो कोशिश करते हैं। खैर कभी कभी कुर्बानी भी दे देते हैं, लेकिन आज़ादाना इंक्वायरी इसकी बहुत जरूरी है कि ये बड़ा अहम वाक़या है। देखिए, ये वाक़या 3 सतहों के ऊपर अहम है। पहली तो ये बात है कि ये इसमें पाकिस्तानियों की जो इंसानी कीमती जाने, मासूम लोगों की वो इंतजामी गफलत और जो है मिस प्लानिंग और किसी प्लान का पे अमल दरामद ना करने की वजह से हुई है। तो बड़ी बज़ाहिर एक वाज़ेह सी बात है, और उन लोगों की जिंदगियां कौन वापस लाएगा। दूसरे लेवल के ऊपर ये ज्यादा इसलिए भी अहम है कि आपको पता है कि हमारी जो मौजूद है, और इमरान खान साहब टूरिज्म करते थकते नहीं हैं। आप देख लीजिए उन्होंने कितनी मुतअद्दिद बार ट्वीट्स किए हैं
और उन्होंने कहा जी पता नहीं कितने 30 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, बार बार फिगर्स आते हैं कि जी इतना पाकिस्तान टूरिज्म से कमा सकता है। तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो वाकई में सियाहत को फरोग देना चाहते हैं तो इस तरह के वाकयात तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे लोगों को तो सियाहत से दूर रखेंगे पाकिस्तान में। वो कहेंगे भाई यहाँ तो लोगों के लिए कोई इंतजाम ही नहीं है, टूरिस्ट के लिए लोग मर जाते हैं। तो ये दूसरा लेवल है। तीसरा जो सबसे अहम लेवल है वो ये है कि ये सिर्फ मरी का वाकया नहीं है अनोखा। पंजाब में जितनी जो इंतजामिया के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, जो तनकीद हो रही है, ये वाकया उसकी कड़ी है, ये उसकी लेटेस्ट और सबसे संगीन कड़ी है। आपको याद होगा साहिवाल का एक गंदोनाक वाकया हुआ था जहां पर एक फैमिली के ऊपर गोलियां चला के उनको मार दिया गया था दहशतगर्दी के शुबे में। आज तक उसका कोई एहतसाब नहीं हो सका। लातादाद ऐसे, फिर आपने देखा वो जो मोटरवे पुलिस वाले जो बाद में उनको सीसीपीओ लाहौर भी लगा दिया गया, मोटरवे जो पुलिस का मोटरवे पे जो रेप हुआ था वो जो संगीन वाकया हुआ था, देखे ना वो भी कहां तक मामला पहुंचा, कुछ भी नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई बातचीत कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस तरह की जो रवैये हैं वो उनको उनकी तशहीर की गई। मैं बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं जानना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको भी पता है, नाजरीन को भी पता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त पंजाब में, जो गवर्नेंस का क्राइसिस है। पंजाब हुकूमत की ग्रिप नहीं है तमाम इंतजामी मशीनरी के ऊपर, और मरी का वाकया का एक चले। रजा रूमी साहब बड़े अहम सवालात उठा रहे थे बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।